हेलो एवरीवन, दांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। रीट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों को इस एकेडमी पर मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही इस पर पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के लिए अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे गणित या मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पूरी मेथड से मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। तो जो भी कैंडिडेट्स जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको मैथ्स और विज्ञान के क्वेश्चंस उनको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस एकेडमी पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए एकेडमी पर बने रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन, निम्न में से महत्तम संख्या क्या है। आपको महत्तम संख्या बताना है। तो देखिए, यदि आपको मालूम नहीं है कि महत्तम संख्या क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसका मीनिंग होता है कि सबसे बड़ी संख्या। महत्तम संख्या मीन्स होता है सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को आप पूरा लंबा लंबा सॉल्व करेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं कि जब भी प्लस दिया हो और पावर करके दी हुई है तो इसका आंसर कभी भी सबसे बड़ा नहीं आएगा। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि सबसे बड़ा आंसर आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 इंटू 8 हो जाएगा आपका 64। उसके बाद इसको करना है तो 2 पावर आपको दी हुई है, एक बार 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 4 करना है और फिर जो आंसर आए आप उसको कर सकते हैं। तो आपको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है कि पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर ले और उसकी पावर को सॉल्व कर ले, फिर आंसर निकाल ले। दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 4 आ गया आपका, फिर 4 इंटू 4 करें, फिर इसकी पावर 2 है, तो इस टाइप से भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्या है आपको 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, फिर सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 64। तो यहाँ सबसे बड़ा आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर 3 का। तो यहाँ सबसे बड़ी जो महत्तम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, उसका आंसर ये आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4x + 7 में से 5x - 2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे इस टाइप से एग्जाम में आप मत लिखिए, जो भी आपका ब्लैंक पेज होता है उस पर सॉल्व करना हो, क्योंकि एक ही बार में आपको सही आंसर लाना है। वहाँ इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप 2-3 बार करके इसको चेक कर सके। तो आप एग्जाम में से एक के नीचे एक लिखिए, जैसे हम छोटी क्लास में स्टार्टिंग में प्लस माइनस करना सीखते हैं। यहाँ नीचे लिखना है 5x - 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, यानी ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। अब प्लस प्लस के हैं तो आ जाएगा +9 और ये माइनस का और वो प्लस का है तो माइनस आ जाएगा x का। तो -x + 9 आपको किस आंसर में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको नंबर 2 में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² + 5x + 6 के गुणनखंड आपको बताने हैं। तो गुणनखंड कैसे करना है कि जो बीच का नंबर होता है उसके ऐसे 2 टुकड़े करना है कि आपको प्लस का 5x मिले। ध्यान रखें, यदि माइनस का दिया हो तो माइनस का लाना है और प्लस का दिया है तो प्लस का। और जिन 2 नंबर से हम 5x बनाएंगे उनका आपस में गुणा या मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए 6। तो इसको किस टाइप से हम निकालेंगे, देखिए, जो लास्ट वाला नंबर है उसके आप गुणनखंड यानी इसको निकालना है। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, 2 से सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है 3 और 3 1 जा 3, तो लगभग इसी में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 3 जा 6 होता है और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। अब दोनों नंबर को हमें प्लस में लेना है क्योंकि आंसर हमें चाहिए प्लस में। तो ये मिल चुका है अब हमें। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है x² + 2x + 3x + 6। अब इन दो के जोड़े या पेयर बनाने हैं। इस जोड़े में से एक नंबर आपको कॉमन लेना है, तो दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा x, तो x को हमने निकाल लिया बाहर, अंदर बच जाएगा आपका x + 2 क्योंकि यहाँ पर पावर थी। अब यहाँ पर निकल जाएगा आपका प्लस का 3, अंदर बच जाएगा x + 2। अब क्वेश्चन का यहीं पर चेकिंग हो जाती है कि दोनों ब्रैकेट में यदि आंसर सेम है तो ही आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। अब दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा तो x + 2 आपका कॉमन आ गया और x + 3 आपका ये आ गया। तो ये आ गए आपके गुणनखंड। आंसर में चेक कीजिए आपको ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में या 1 में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर इस एकेडमी पर मिल जाएंगे, तो एकेडमी पर बने रहिए आप। देखिए, अब इसका आपको वर्ग निकालना है यानी स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, तो इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है। यदि आपस में आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे
तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आप क्या करें कि 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 ऐसे करके कम से कम 25 तक आप सारे वर्गमूल याद कर लीजिए एक पेज में लिखकर। तो एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो आप फटाफट निकाल पाएंगे। अब जो जीरो वाले नंबर्स होते हैं उनकी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। जैसे 1 और लिखा है 1 and 1, तो आप इसका कैसे निकालना है, आपको 2 नंबर लिखे तो 1 to 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए इस 1 के बीच में यदि हमने एक 0 लगा दिया तो जब भी एक 0 बढ़ेगा तो आंसर में 2 0 बढ़ेंगे। अब कैसे ध्यान रखना है कि पहले 1 और 1 लिया था, बीच में 0 आ गया, तो ये जो सेंटर का 2 था इसके आसपास आपके 0 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ आ गया आपका 1 0 2 0, अब यहाँ पर 2 0 बढ़ गए, यानी कि आपके आंसर में 2 0 बढ़ जाएंगे। यानी 1 to 1 आंसर है और 2 के आसपास आपको क्या लगाने हैं, 2 0 लगाने। फिर यहाँ पर 3 0 बढ़ गए, मीन्स आंसर में आपके 6 0 बढ़ जाएंगे। कैसे, 1 लिखना है, 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, 2 के राइट साइड आपको 3 3 0 लगा देना। ये सीक्वेंस आप कितने भी नंबर तक बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है इस, तो देखिए ऐसी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप बहुत क्विकली या कुछ ही सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात कीजिए। यदि उसके पिता की आयु 47 वर्ष है, तो यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कि राजू के पिता की आयु तो हमें दे दी और राजू की आयु ज्ञात की, और एक हिंट दी गई है कि जो राजू के पिता की आयु है उस राजू की आयु के 3 गुने से भी 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो राजू है उसकी जो आयु है वो है x वर्ष। राजू की आयु हमने मान ली x वर्ष, तो उसके पिता की आयु क्या बता रहा है, 3 गुना, तो 3 गुना यानी 3x, उससे भी 5 अधिक यानी 5 को जोड़ दिया तो ये आ गई। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में राजू के पिता की आयु दी है तो हमने बराबर में क्या लिख दिया है, 47, ये आ गई। अब इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोगों को आता होगा 5 प्लस में इधर जाके माइनस में और 3 का हमें भाग लगाना, तो x बराबर आ गई 14 वर्ष, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी और x हमने माना था राजू की आयु को। अगला क्वेश्चन है 1800 रुपये पर 8% की दर से 9 माह बाद की भुगतान की राशि ज्ञात करो, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजन की शर्त तिमाही हो। यानी आपको यहाँ पर 1800 रुपये दिए गए हैं और उस पर आपसे 8% की ब्याज दर दी गई है और तिमाही पूछा है, यानी अर्थात जो लगेगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यानी हमारे वर्ष में 12 महीने होते हैं और तिमाही, तो हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1/4, यानी कितनी निकली आपकी जो रेट है वो 2% हमने निकाल ली है। और अब मिश्र धन का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो आप एक कॉपी में जो भी साइंस वाले हैं सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको एंड टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको चाहे क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो लेकिन यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमने मिश्र धन का फॉर्मूला लिख लिया, मूलधन गुणित 100 प्लस दर बटे 100, और पावर लगाना है आपको समय की, यानी जो भी समय की रेट दी गई हो। तो 1800 हमारा मूलधन था। अब हमने क्या करा है, देखिए यहाँ पर 100 और जो आपकी दर दी गई थी 2% निकाली थी, 2 प्लस कर दिया बटे 100 तो 102 हो गया। समय हमारा आया था 3, क्योंकि तिमाही थी इसलिए 3 की पावर लग जाएगी। पूरा सॉल्व किया तो आपका ये आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात आपको दिया है और कार्बन की प्रतिशतता दी गई है, यानी कि इन सबको पहले आपको जोड़ देना है। तो टोटल हो जाता है आपका 25। तो 25 में से 10 भाग आपके कैल्शियम, 3 भाग आपका कार्बन है और 12 भाग आपका ऑक्सीजन है। तो कितने प्रतिशत है, मान लीजिए 25 बराबर आपका 100 है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रतिशत आपको निकालना है, यानी 25 में से 3 भाग यह हो गया, और चूँकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा हम कर देंगे 100 का। जैसे आपके एग्ज़ाम होती है, मान लीजिए आपकी 500 नंबर की, आपके उसमें से 300 नंबर आए, प्रतिशत निकालना है तो हम इसी प्रकार से निकालते हैं। तो प्रतिशत आ जाएगा आपका कार्बन का 12%। 25 रुपये में पुस्तक को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हुई जितना पुस्तक का क्रय मूल्य था। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी आप कोई पुस्तक लेकर आए और उसे आपने 25 रुपये में बेच दिया, तो आपने जितने रुपए में उसको खरीदी थी उतने ही रुपए की आपको हानि हो जाती है, और वो पुस्तक को पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना था। तो विक्रय मूल्य हमें मालूम हो गया। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस हानि का प्रतिशत बटे 100। तो चूंकि विक्रय मूल्य है पुस्तक का 25 रुपये और क्रय मूल्य हमने मान लिया x रुपये, यदि x रुपये क्रय मूल्य है तो आपकी हानि भी x रुपये हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 100 माइनस एक्स बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 100 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2500, और यहाँ पर ये हो जाएगा इस x का गुणा 100 में करेंगे तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको इधर ले आना है, तो फिर ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, जैसे हमने गुणनखंड निकाले थे।
तो यहाँ पर हमें वैसे ही गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि गुणा करने पर आपका आना चाहिए 2500 और जोड़ो या घटाओ लेकिन आपका आंसर आना चाहिए -100। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये 2500 है आपका, सेम वही मेथड यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है ना। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 50 और 50 का गुणा करेंगे तो आपका 2500 आ जाएगा और 50 और 50 को जोड़ेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, लेकिन आपको माइनस का 100 चाहिए, इसलिए दोनों 50 को आप माइनस में लिख लीजिए, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। फिर दो के आपको क्या करने हैं, जोड़े बना लेने हैं और उसमें से कॉमन निकाल देना है। दोनों ब्रैकेट में एक ही आंसर आना चाहिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, x-50, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे और उस साइड आपका 0 स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो ये 0 ही बचेगा और माइनस का 50 इधर जाएगा तो प्लस, यानी पुस्तक का क्रय मूल्य आ गया 50। यदि आप इसको 25 रुपये में बेचते हैं तो आपको 25 रुपये की यहाँ पर हो जाती है हानि। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में छात्रों की संख्या प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष आपको दी हुई है, यानी पहले साल में 500, दूसरे साल में 525 और तीसरे साल में आती है आपकी 588। तो अब इसको बताना है कि कितनी रही होगी तृतीय वृद्धि दर। तो जब भी किसी साल की वृद्धि दर पूछी जाती है तो उसके पहले वाले साल से उसकी तुलना की जाती है, उसका कंपैरिजन किया जाता है। क्योंकि तीसरे वर्ष की पूछी गई है तो हमें द्वितीय वर्ष की संख्या को उसमें से माइनस करना होगा और भाग लगाना होगा द्वितीय वर्ष का, और प्रतिशत पूछा है इसलिए हम गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं, तृतीय वर्ष की संख्या रखी माइनस द्वितीय वर्ष की संख्या 525 से भाग लगा के 100 से गुणा किया तो आपका आंसर आ गया। यदि आपको द्वितीय वर्ष की वृद्धि दर पूछी होती तो यहाँ पर द्वितीय वर्ष, यहाँ पे प्रथम वर्ष और यहाँ पे प्रथम वर्ष आ जाता। अगला क्वेश्चन है, किसी शहर या किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 25,000 थी, उस वर्ष के दौरान शहर में मृतकों की कुल संख्या 850 है, तो उस वर्ष शहर की अधिशोषित मृत्यु दर कितनी होगी। यानी आपको टोटल जनसंख्या बता दी है 25,000 रुपये, फिर मृतकों की संख्या बता दी है और उसके बाद आपसे मृत्यु दर पूछी गई है कि कितनी होगी। तो पहले हम लिख लेते हैं कैसे निकालना है। यदि आपको मृतकों की संख्या दी हुई है और टोटल जनसंख्या मालूम है और मृतकों की प्रतिशत ही पूछा है या जन्म दर भी पूछी जाती तो नीचे कुल जनसंख्या और ऊपर जो आपसे पूछा गया है उसको हम हमेशा लिखते हैं, और प्रतिशत पूछा गया है तो आपको 100 से गुणा करना होता है। पर ध्यान रखें जब भी जनसंख्या वाला क्वेश्चन आता है तो क्योंकि जनसंख्या या वृद्धि दर जो निकाली जाती है वो 1000 पे निकाली जाती है, इसलिए 1000 से आपको गुणा करना है। मान रख देंगे हम, नीचे 25,000 ऊपर 850 थी गुणित 1000 तो आपकी दर आ गई। ये यदि यहीं पर हमें जन्म दर पूछी जाती तो हम 850 की जगह जन्म दर को रख देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी तीनों भुजाएं दी हैं और तीनों भुजाओं के जो मान है देखिए वो इक्वल नहीं है, बराबर इनके मान नहीं है और क्षेत्रफल पूछा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला जिसे कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो पहले हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप s की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी 26, 28 और 30 को प्लस करके 2 से आपको भाग देना है तो आपका s का मान आ जाएगा और फिर एक एक भुजा को s में से माइनस करना है। तो इस प्रकार से आएगा। फिर आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए ये, और उसके बाद इस टाइप से आपको ये पूरा सॉल्व आउट होके दिख जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 2 तरीके हैं, तो आप इन सब का गुणा करें फिर इसमें से जोड़े बनाकर बाहर निकालें। दूसरा तरीका है कि आप 42 को और छोटे टुकड़ों में लिख दें, 16 को और छोटे टुकड़ों में लिख दें, 14 को और छोटे में, और सेम वैसे ही 12 को। फिर जैसे मान लीजिए 2 गुणित 2 आ गया तो इसमें से 1 2 बाहर, 3 गुणित 3 आ गया तो इसमें से 1 3 बाहर, इस तरह से बाहर निकाल लेना है आपको। तो जो आपकी टोटल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी यहाँ पर, और उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। तो आपका जो टोटल आंसर है वो आ जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। 336 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो s की वैल्यू निकाली गई है ये यहाँ पर हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन बताना है आपको कि वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, आयत के सम्मुख कोण पर सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ध्यान रखिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पर ध्यान रखिए कभी भी वो समकोण पर नहीं करते हैं, इसलिए इसमें से असत्य कथन पूछा गया है तो थर्ड वाला असत्य हो जाएगा। यानी समद्विभाजित तो करते हैं पर समकोण पर नहीं करते हैं, बाकी सारे कथन सत्य हैं।
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 153 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई दी है और दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है कि दोनों विकर्ण की लंबाई आपको दे दें और क्षेत्रफल पूछा जाए। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। तो क्योंकि हमें एक विकर्ण नहीं मालूम है तो हमें दूसरे विकर्ण का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें क्षेत्रफल दिया है तो आप क्षेत्रफल की जगह मान रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए, एक विकर्ण का मान रख दीजिए और दूसरे विकर्ण को आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं या डायरेक्ट आप विकर्ण भी वहाँ पर लिख सकते हैं। जब आप वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है दूसरे विकर्ण का इसी फॉर्मूले से बनाया गया है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप विकर्ण भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। यदि 2 घन सेंटीमीटर वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो इस प्रकार बने घनाभ की विमाएँ क्या होगी। यानी 2 घन दिए आपको, 2 सेंटीमीटर हैं वो। अब इन दोनों को यदि आप सटाकर रख देंगे तो क्या होंगे, सिर्फ इनकी लंबाई में वृद्धि हो रही, ऊंचाई में इनकी कोई भी वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर ये पूछा है कि इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस प्रकार से होगी। तो पहले 2 सेंटीमीटर था, 2 और ऊंचाई भी इसकी 2 थी। तो अब लंबाई हो गई है 4, ऊंचाई आपकी 2 ही रहेगी और चौड़ाई भी आपकी 2 ही यहाँ पर रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है 4, 2, 2 ये सही आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। हमें मार्ग का क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो गोले का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमें रेडियस या त्रिज्या मालूम है 7 सेंटीमीटर है तो हमने निकाल लिया। क्योंकि आंसर में सभी जगह पाई इंक्लूड है तो हम पाई की वैल्यू रख के सॉल्व नहीं करेंगे तो और ज़्यादा आसानी होगी। 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब ये बता रहा है कि ये आपका जो मैदान था इसके चारों तरफ 2 सेंटीमीटर वर्ग चौड़ा मार्ग बनाया गया, यानी 2 वृत्त हो गए। तो जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी तो इसकी जो टोटल त्रिज्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये अब हमको जो त्रिज्या यानी आर का मान रखना है वो रखना है 9। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर इन 81 पाई। तो अब आप माइनस कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ जो रोड बना है या मार्ग बना है उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो 81 पाई माइनस 49 पाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 पाई। देखिए सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आयत चित्र के अंतर्गत विभिन्न आयतों के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए बनाया जाने वाला आलेख क्या कहलाता है। जब आप अलग अलग बिंदुओं को मिलाकर जो आलेख बनाते हैं आयत चित्र के अंतर्गत तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए उन्हें हम कहते हैं, ये ग्राफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टाइप से अलग अलग बिंदुओं को जितना उसका मान दिया, इन्हें कहा जाता है बारंबारता बहुभुज। क्या कहा जाता है इन्हें, बारंबारता बहुभुज। निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर क्या होगा, यानी रेंज आपको बतानी है। जो मान दिया गया है इसमें से आपको रेंज बतानी है। तो जो रेंज क्या हो जाएगी कि जो सबसे अधिकतम वैल्यू है और सबसे न्यूनतम वैल्यू है उन्हीं के अंतर को कहा जाता है परिसर या परास। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 35। क्या आंसर हो जाएगा आपका 35 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 दिया है, इसकी 5 दिया है, इसकी जगह आएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी के अंतर्गत सामान्यतः आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। जो आंकड़े होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। अब देखिए एक सारणी दी गई, इसमें छात्राओं का जेब खर्च हमें बताया गया है और उसमें माध्य या मीन हमको निकालना है। तो इसका भी फॉर्मूला लगाना है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ऊपर एफ एक्स आपको सभी को निकालना आता होगा, कैसे निकालते हैं। यदि नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जिसमें मीन मोड से सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको एक एक सॉल्व करवा दूंगी। तो मीन ये हमने निकाल लिया, फॉर्मूला एफ एक्स निकला हमारा 300 और एफ आया हमारा 30, डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 10 रुपये। एक व्यक्ति के मासिक खर्च को विभिन्न मदवार दर्शाया गया है, पूरा चार्ट में बता दिया गया है। सारणी दी है, उसके बाद आपको पाई चार्ट, जो भी गोले रूपी चार्ट बना रहता है इसे कहा जाता है पाई चार्ट। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित चार्ट का क्या नाम है। तो ध्यान रखिए इस टाइप का जब भी चार्ट आपको देखने को मिले तो इसका नाम होता है पाई चार्ट। अब यहाँ पर एक एक वैल्यू पूछी गई है कि ए बी सी डी क्रमशः कौन सी मध्य। तो ए यानी 162 सबसे बड़ा मान है। देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा किस में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है हमारा खाद्य सामग्री में। तो सभी में खाद्य सामग्री दिया है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी इससे ज़्यादा कौन है, शिक्षा। तो 2 ऑप्शन में 1 और 2 में आपको शिक्षा दिख रही है। तीसरा देखते हैं हम, सी 72 डिग्री। तो ये आपको देखने को मिल रहा है किराया, यानी खाद्य सामग्री, शिक्षा
और किराया, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के निर्धारक सिद्धांत क्या हैं? मानसिक शक्तियों के विकास का सिद्धांत, व्यवहारिक उपयोगिता का सिद्धांत, अनुशासनात्मक सिद्धांत, अवकाश के समय के सदुपयोग का सिद्धांत, या सभी? तो यहाँ पर सभी गणित के शिक्षण के लिए उपयोगी है, तो सारे आंसर इसके सही हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। छोटी कक्षाओं में गणित शिक्षण कराने की विधि है खेल विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रयोजन विधि। तो छोटे बच्चों को खेल खेल में आसानी से सिखाया जा सकता है। गणित के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? लिखित अभ्यास, मौखिक अभ्यास, सरल अभ्यास या रटने का अभ्यास? तो ध्यान रखिए, जो दैनिक प्रयोग में यदि कुशलता लानी है तो बच्चों को मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि वो फटाफट किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकें। एक छात्र को एक एक नियम कक्षा में पढ़ाया गया वह अपने पिता की दुकान पर जाकर हिसाब लगा लेता है, तो किस प्रकार का उद्देश्य प्राप्त कर लेता है? तो वो जो उसने सीखा है उस ज्ञान का वो उपयोग कर लेता है, इसलिए ये ज्ञान उपयोग में आ जाएगा। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन जो है आपका लेबनीज का है। एक कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना करना सिखाया जाता है। एक छात्र त्रिभुज के बारे में सब कुछ जानता है पर उसको बना नहीं पा रहा है, उसकी रचना वो नहीं कर पा रहा है, तो उसमें किस प्रकार का उद्देश्य विकसित नहीं हुआ? तो उसमें जो कौशल है यानी वो बना नहीं पा रहा है, तो कौशल का उद्देश्य विकसित अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे प्रश्न जिनमें अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है उन्हें निबंधात्मक प्रश्न कहा जाता है। एक प्रश्न का एक ही निश्चित उत्तर हो, परीक्षण की यह विशेषता क्या कहलाती है? क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाते हैं, या इन्हें कहा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्न में से त्रिमीय आकृति नहीं है, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज या शंकु? तो देखिए, यहाँ पर जो आपका चतुर्भुज है वो त्रिविमीय आकृति है, बाकी सभी त्रिविमीय नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित महाविज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन यंग मनोवैज्ञानिक का है। तो इसी टाइप के रीट की परीक्षा के लिए नए नए मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दांगी एकेडमी पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।